हेलो दोस्तों, मैं माननीय प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूं फिर से हिस्ट्री की एनसीईआरटी के कोर्स में। दोस्तों, पहला चैप्टर हमने कल कंप्लीट कर लिया था, आज हम दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में अब से जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ेंगे डायनेस्टीज़ के बारे में दोस्तों। ठीक है, डायनेस्टीज़ कैसे बनी, डायनेस्टी कैसे बनती गई और आगे आती गई। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें किंगडम्स और डायनेस्टीज़ के बारे में बताएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। देखिए दोस्तों, हमने सामंत के बारे में पढ़ा है कि सामंत कौन होते थे जो उन्हें आर्मी प्रोवाइड करवाते थे और ये सारे लोग। ठीक है, अब सामंत कई सारे पावर गेन करने लगे। ठीक है, वॉरियर चीफ थे ये लोग, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे। अब कोई सामंत था, वो सामंत ने खुद को डिक्लेयर कर दिया महासामंत। ठीक है, या महामंडलेश्वर। तो अब छोटे सामंत थे लेकिन छोटे छोटे करते करते वो बड़े होते गए। अब उनके अंडर जैसे पूरा एक स्टेट आने लगा, तो इस चक्कर में उन्होंने खुद को वहाँ का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। तो इस केस में हो क्या रहा था दोस्तों कि जो किंग थे उनके ऊपर उन्होंने उनकी भी नहीं चलती थी अब। ठीक है, उन्होंने एक तरीके से इंडिपेंडेंस क्या है गेन करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारा पूरा राज्य है, हम इसे चलाएंगे और हम ही यहाँ के अब राजा हैं, कोई और यहाँ का राजा नहीं रहेगा। एक ऐसा इंस्टेंट हुआ राष्ट्रकूटाज ने किया डेक्कन में। ठीक है, ये पहले चालुक्य के सबऑर्डिनेट थे जो कर्नाटका के थे। ठीक है, मिड 8th सेंचुरी में जो दांती दुर्ग थे राष्ट्रकूटा के चीफ, उन्होंने चालुक्य ओवरलॉर्ड को थ्रू कर दिया और इन्होंने एक परफॉर्म किया रिचुअल जो था हिरण्य गर्भ। ठीक है, मतलब गोल्डन वॉर्म। इसको परफॉर्म करने के बाद उन्होंने अपना रीबर्थ लिया, किस तरह? एज अ क्षत्रिय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे एज अ क्षत्रिय उन्होंने रीबर्थ लिया। अगर वो बर्थ से नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को सारी पूजा पाठ के जरिए उन्होंने खुद को रीबर्थ करके घोषित करवाया कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं, खुद को रूलर घोषित कर दिया और वहाँ पे बोला कि अब मैं ही सुप्रीम हूँ। अब दूसरी फैमिलीज क्या बोलते हैं, उन्होंने इसी तरह बाकी केसेस में क्या हुआ कि बाकी जो मिलिट्री स्किल्स की तरह उन्होंने जैसे कदम्ब मयूर आश्रम एंड गुर्जर प्रतिहारा हरिश्चंद, वो ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन देके उन्होंने आर्म्स लिए और उन्होंने किंगडम स्टैब्लिश किया कर्नाटका और राजस्थान में। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बर्थ से वर्ण सिस्टम डिवाइडेड था कि ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना और लोगों को शिष्टाचार देना, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ये सारे काम छोड़े और उन्होंने आर्म्स उठाए और वो एक रूलर बने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखेंगे महाराजा धीराज और त्रिभुवन चक्रवर्तिम, ये सारे कुछ टाइटल थे। ठीक है, जो क्लेम करते थे। अब सामंत अपने एसोसिएट्स के द्वारा पीजेंट्स और ट्रेडर्स और ब्राह्मण के द्वारा मिल के वो लोग ये पूरा एक राज्य चलाना शुरू कर दिए। अब उसी तरीके का काम करता था जैसे पहले था, लेकिन उसमें अब क्या हो गया था कि अब जो रेंट ऊपर दिया जाता था वो रेंट अब नहीं दिया जा रहा था, अब सारा रेंट एक ही जगह आ रहा था। ठीक है दोस्तों, जो कि सामंत थे उन लोगों के पास। अब ये क्या हुआ कि ये जो पोजीशंस होती थी रेवेन्यू की, कलेक्शन की और बाकी जैसे हमने पहले भी पढ़ा है हर्ष के टाइम पे, आप देखेंगे हमने पिछले एनसीईआरटी के कोर्स में पढ़ा है, उसमें भी हमने देखा कि वहाँ पे भी हेरिडेटी थी पोजीशन। जो एक बार महाअमात्य बन गया वो अमात्य ही रहता था, उसका पूरा ये रिचुअलिस्टिक था। हरिसेन के बारे में हमने पहले पढ़ा। ठीक है, अब ये रिसोर्स फाइनेंस की सारी हम बातें करेंगे। अब हम प्रशस्ति फिर से एक बार देखिए, प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा दोस्तों देखिए, आप प्रशस्ति इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही एक चीज़ें हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बता रही है कि असली में किंग कैसा होता था। अब हो क्या रहा था कि प्रशस्ति कंटेंट डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। अब वो ना अपने आप को देखिए बढ़ चढ़ के तो बताता ही आदमी, ये पीआर टीम हो गई। ठीक है, जो पूरी अपना इमेज क्रिएट कर रही है किंग की प्रशस्ति पे कि हाँ भाई बहुत बड़ा वॉरियर है, बहुत बड़े लड़ाके हैं, वेलियंट हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये लर्नर ब्राह्मण बताते थे, क्यों? तो उनके वो इस चीज़ में अच्छे होते थे। ठीक है, अब किंग ऑफन रिवार्ड करते थे कैसे ब्राह्मणों को, ग्रांट्स ऑफ लैंड। अगर बहुत अच्छा लिखा कुछ तो उन्हें बहुत सारा ज़मीन दे दी, बीगो बीगो में ज़मीनें दे दी। ठीक है, और ये कॉपर प्लेट पे आप देखेंगे जैसे कि कॉपर प्लेट पे ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, किसको लैंड मिला, क्या मिला होगा। ठीक है,
अब ये देखिए लैंड के बारे में थोड़ा ये जानकारी है। अब 12th सेंचुरी तक लॉन्ग संस्कृत पोयम जो थी वो कश्मीर में जो रूलर था उसके ऊपर थी। इसे किसने बनाया था? कलहाना, एक पोएट थे कलहाना, उन्होंने वैरायटी ऑफ सोर्सेज को इंक्लूड करके उन्होंने बनाया। ठीक है, अब वो लेकिन क्रिटिकल थे। सारे प्रशस्ति के राइटर तो अच्छी चीज़ें लिखते थे वो, लेकिन क्रिटिकल भी थे और वो पॉलिसीज़ और रूलर्स के बारे में भी लिखते थे। और देखिए फिर लड़ाई किस चीज़ की हुई? लड़ाई होती थी वेल्थ की। तो यही हम पढ़ेंगे आगे की लड़ाई हुई। ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। देखिए दोस्तों, 3 रूलर्स थे, गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी। वो कन्नौज के ऊपर सारे रूल करना चाहते थे। दोस्तों रूल क्यों करना चाहते थे कन्नौज के ऊपर? कन्नौज की लोकेशन ही दोस्तों ऐसी थी, उसकी जो जगह थी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड थे, इसलिए हर कोई चाहता था वहाँ पे रूल करना। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगा उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको टैक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, ये अपना पूरा तीनों लोगों ने पूरा ट्राई किया कि ये रूल कर पाएँ, लेकिन अंत में हर कोई नहीं जीत पाया, कोई एक ही जीत पाता था और उसमें भी ज़्यादा दिन तक नहीं रूल कर पाते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम सुल्तान महमूद ऑफ गजनी पढ़ेंगे। इनका ये था दोस्तों, इन्होंने 33 साल तक तो गजनी में रूल किया, लेकिन ये आते थे सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और इनका एक ही था टारगेट कि सब कुछ जो भी लो आओ, पैसा लूटो और चले जाओ। तो इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को बहुत बुरी तरह ध्वस्त किया और सारा वहाँ का सोना लूट के चले गए। ठीक है, अब जितनी भी ये पैसा लेके जाते थे, इन्होंने गजनी को सिटी बनाई। ठीक है, अब इन्होंने एक स्कॉलर था अल बरूनी नाम का, उन्होंने बोला कि आप रुकिए और आप ना अकाउंट बताइए इस सब कॉन्टिनेंट का, मतलब इस बारे में कुछ आप डिफाइन करिए, कुछ लिखिए। तो ये जो लिखा उसको कहते हैं किताब उल हिंद। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसी के बारे में, इसी को पढ़ के हमें पता चलेगा कि अच्छा हिस्ट्री में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। ठीक है दोस्तों, अब ये चाहमनास के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, जो कि चौहान थे लेटर। ठीक है, और ये दिल्ली अजमेर में आपको मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये राजपूत ही होते हैं चौहान से एक तरीके से। और पृथ्वीराज चौहान काफ़ी ज़्यादा फेमस रूलर रहे हैं इनके, और इन्होंने अफगान रूलर को हराया सुल्तान मोहम्मद गोरी को 91 में। लेकिन हुआ क्या, 92 में वो खुद ही आके इन्हें हरा के चले गया और वो फिर इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, अब हम थोड़ा साउथ में बढ़ेंगे। अभी तक देखिए हम नॉर्थ में पढ़ रहे थे, अब हम यहाँ साउथ में बढ़ेंगे। जो चोलास का अंपायर है, ठीक है, फ्रॉम उरैयूर टू थंजवुर। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था इनका, और चोला अंपायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रूलर इनके थे वो राजा राजा वन थे। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और एक्सपैंडेड कंट्रोल जो था वो उनका सबसे ज़्यादा था। आप ये भी देखेंगे कि जो चोला एम्पायर है उसकी साउथ में पकड़ ज़्यादा थी, इसलिए बाकी जो कंट्रीज़ हैं अभी करंटली, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा पकड़ थी और नेवल फोर्स इनके पास हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि नेवी से ही ये अपना पूरा एक्सपीडिशन करते थे। अब इन्होंने और तो और अपना एक किंगडम बनाया, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए, जो थंजावुर, गंगाई कोंडा चोलापुरम में आपने देखा होगा राजेंद्र और राजा राजा ने बनवाया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनवाई हैं और बहुत ज़्यादा स्प्लेंडेड वर्क है इनके। देखिए ये मंदिर है गंगाई कोंडा चोलापुरम का, तो आपको देखने को मिलेगा कि किंगडम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी, टेम्पल्स बनवाने में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते थे ये सारे रूलर। अब देखिए आपको दोस्तों एक ये चोला की जो ब्रोंज इमेज है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा चोला का ब्रोंज स्कल्पचर है। ये एक वैक्स से भी बनाते थे ये लोग, कि वैक्स को पिघला करके उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी से मिलके वो बनाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है। तो आप देखेंगे ये चोला की जो इमेज है काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स था जिससे हमें टैक्स मिलता था, सारे रूलर्स को टैक्स मिल जाता था, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फोकस इस पर भी करते थे। 5th और 6th सेंचुरी में जो था वो लार्ज स्केल कल्टिवेशन होना शुरू किया, और डेल्टा रीजन जो था दोस्तों वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से वाटर को स्टोर करके बहुत ज़्यादा फील्ड्स में पानी पहुँचाया जाता था। और अभी जैसा होता है वैसे ही पहले भी होता था दोस्तों, 2 क्रॉप ग्रो की जाती थी और क्रॉप को आर्टिफिशियली पानी देना होता था और ये सारी चीज़ें होती थी। और आपको याद होना चाहिए कि टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे बहुत ज़्यादा, और देखिए अल्टीमेटली इरिगेशन से ही एग्रीकल्चर होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब
फैक्चुअल है और इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि उर बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन। ये नाडू था जो विलेज था, ठीक है, और ये मूवेंडलम जो चोला किंग लार्ज रिच लैंड ओनर्स थे, ठीक है, ये ऐसे टाइटल दिए गए थे। तो आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आप ये खुद से देख लीजिए। ब्रह्मदेव जो थे वो लुक करते थे असेंबली सभा, ठीक है, ब्राह्मणा होल्डर होते थे। इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं उत्तरमेरूर इन चिंगलेपुर डिस्ट्रिक्ट, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल देते हैं कि कैसे ये सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी, ठीक है। सभा क्या बोलते हैं, एक सेपरेट कमेटी थी जो लुक करती थी इरिगेशन, मतलब पूरा एक आप कह सकते हैं डिवाइडेड था डिपार्टमेंट कि अच्छा आप ये देख रहे हैं, आप ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप ये हैं, और आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में हैं। तो ये सारी चीज़ें होती थी दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगी ये सारी चीज़ें, और काफ़ी डिवाइडेड और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा था। तो ये चाइना के बारे में थोड़ा सा है जो आप पढ़ सकते हैं। इसे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप ब्यूरोक्रेसी का देख सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्स होते थे, इससे रिक्रूट किया जाता था, एक टैंग एम्पायर था उसमें। तो अगला चैप्टर दोस्तों हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।